हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम था एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। मैंने कहा था दोस्तों, फिनॉल जो है वो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। तो लास्ट क्लास में हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। मैंने कहा था फिनॉल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। एक ऐसी अभिक्रिया है जिनमें OH समूह भाग लेता है, दूसरी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन वलय भाग लेती है, और तीसरी संघनन अभिक्रियाएं। तो हम फिनॉल की ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे जिनमें OH समूह भाग लेता है। ठीक है, तो फिनॉल की ऐसी अभिक्रिया एक बताई थी मैंने सोडियम धातु से। फिनॉल की एक अभिक्रिया ऐसी सोडियम धातु से। ये वे अभिक्रिया है जिनमें कौन OH समूह भाग लेता है। तो फिनॉल की एक अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई थी, एक NaOH से कराई थी, और एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई थी। तो हम फिनॉल की 3 अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे, A, B, C। ऐसी अभिक्रिया है ये जिनमें OH समूह भाग लेता है। उसके बाद मैंने कहा था ये तीनों अभिक्रियाएं, इनमें फिनॉल H+ देता है। ये तीनों अभिक्रियाएं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती हैं। फिर मैंने फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के 3 कारण बताए थे। एक अनुनाद, दूसरा ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन का उच्च विद्युत ऋणी होना, और तीसरा मध्यवर्ती का उच्च स्थायित्व। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि फिनॉल एल्किल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, इसका कारण समझाया था। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? हाँ, ये बात तो मैं बता चुका था कि एल्किल अल्कोहल से अधिक अम्लीय कौन होता है? फिनॉल। ये लास्ट में बताया था मैंने, इसका कारण समझाया था। एल्किल अल्कोहल से फिनॉल अधिक अम्लीय होता है। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? इसका कारण भी हम जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। तो आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? तो क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? अब कारण समझो। फिनॉल का जो मध्यवर्ती है ये फिनॉल है। फिनॉल से जो मध्यवर्ती बनता है H+ त्यागने पर, सही है। कार्बोक्सिलिक फिनॉल अम्ल है तो H+ त्यागेगा। फिनॉल से जो मध्यवर्ती बनेगा वो बनेगा फिनॉक्साइड आयन। ये आपको पहले ही बताया था। फिनॉल से मध्यवर्ती बनता है फिनॉक्साइड आयन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, जैसे ये लिखा मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब ये H+ त्यागता है तो इससे मध्यवर्ती बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन है। फिनॉल से मध्यवर्ती फिनॉक्साइड आयन बनता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल से मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अच्छा, मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय है, इसका मतलब ये अधिक स्थायी है। ये फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन में ये अधिक स्थायी है। कार्बोक्सिलेट आयन ये अधिक स्थायी होगा तभी ये अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि ये अधिक स्थायी होगा तो मुझे पता है अधिक स्थायी अधिक बनता है। ये अधिक बनेगा, अधिक स्थायी होगा तो ये अधिक बनेगा, जब तो ये अधिक H+ त्यागेगा। इसके H+ त्यागने से ही तो ये बनेगा। अगर ये अधिक स्थायी हुआ तो इसके H+ त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी, ये अधिक अम्लीय होगा। क्वेश्चन तो हमसे यही कह रहा है कि कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी है फिनॉक्साइड आयन से, इसीलिए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय है। कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी है, ये अधिक स्थायी है, अधिक बनेगा, अधिक H+ त्यागेगा तो ये अधिक अम्लीय होगा। तो क्वेश्चन से हमें क्या लगा? क्वेश्चन कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक स्थायी है, इसका मतलब हमें ये लगा कि कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी है, इस वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक स्थायी है। बात आई फिर दूसरी सोच में कि साहब क्यों ये अधिक स्थायी क्यों है? तो इसको कारण समझते हैं। जो फिनॉल का मध्यवर्ती है आपके सामने दिख रहा है फिनॉक्साइड आयन, इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। ठीक है,
फिनॉल के मध्यवर्ती की फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं होंगी जो हम बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जो फिनॉल का ये मध्यवर्ती है फिनोक्साइड आयन, इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। देखो कैसी होती हैं, बना सकते हैं, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के साथ माइनस एकांतर स्थिति पर है तो माइनस के इलेक्ट्रॉनों को द्विबंध की ओर ले जाएंगे हम। फिनॉल का मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन और इसकी कितनी अनुनादी संरचना होती हैं? 5। माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस कार्बन पर माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों यहाँ आएंगे तो इस कार्बन पर कितने बंध बनेंगे? 5। 5 नहीं बन सकते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्बन पर 5 बंध नहीं बन सकते तो इस कार्बन से जुड़े पाइबंध के इलेक्ट्रॉनों को अगले परमाणु पर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। ये इसकी एक अनुनादी संरचना बन जाएगी। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से माइनस चार्ज आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर डबल बॉन्ड के साथ माइनस एकांतर स्थिति पर है, फिर माइनस के इलेक्ट्रॉनों को द्विबंध की ओर शिफ्ट करोगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस कारण 5 बंध बनेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह से इसकी कितनी अनुनादी संरचना बन जाएंगी? 5 अनुनादी संरचना बन जाएंगी, है ना। तो फिनॉल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचना होती हैं। अच्छा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ये मध्यवर्ती है कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। भाई यहाँ पर भी तो अनुनाद है, डबल बॉन्ड सिंगल और माइनस, डबल बॉन्ड के साथ माइनस एकांतर स्थिति पर है, और किसी कार्बनिक यौगिक में अगर द्विबंध के साथ माइनस एकांतर पर है तो उसमें अनुनाद होता है। जैसे यहाँ पर डबल सिंगल और माइनस, तो माइनस के इलेक्ट्रॉनों को द्विबंध की ओर शिफ्ट करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस कार्बन पर फिर 5 बंध बनेंगे, 4 तो पहले से बने हुए हैं, तो इस कार्बन से जुड़े पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अगले परमाणु पर शिफ्ट कर दोगे। इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ का माइनस खत्म, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर। इस तरह कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। और जो फिनॉल का मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन है दोस्तों, उसकी कितनी अनुनादी संरचना होती हैं? 5। तो आपका कहना है, फिर आप कई लड़के सोच गए, क्या सोच गए? तो साहब फिर तो फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साहब आपने कभी बताया था जिसमें अनुनाद ज़्यादा होता है वो अधिक स्थायी होता है। जब कार्बोक्सिलेट आयन के 2 ही अनुनादी संरचना है और फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचना है तो फिनोक्साइड आयन में अनुनाद अधिक है, और जिसमें अनुनाद अधिक वो अधिक स्थायी, और ये अधिक स्थायी है तो सीधी सी बात है कि फिनॉल अधिक अम्लीय होना चाहिए। पर आपने लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय है फिनॉल से, तो ये कैसे हुआ? मैंने कहा आप ढंग से देखो, फिनोक्साइड आयन की भले ही 5 अनुनादी संरचना है पर इनमें ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी कार्बन पर हो रहा है। भाई इसमें ऋणावेश ऑक्सीजन पे है और फिर ऑक्सीजन से ऋणावेश कहाँ जा रहा है? कार्बन पर। तो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना में आपने क्या देखा? ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर हो रहा है। अतः मुझे बताइए कौन अधिक स्थायी होता है? जिसमें अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस हो या कम विद्युत ऋणी पर माइनस हो? एक बेसिक क्वेश्चन, कौन अधिक स्थायी होता है? अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस वाला या कम विद्युत ऋणी पर माइनस वाला? अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस वाला। जिसमें अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस हो वो अधिक स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी जिसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता अधिक, वो अधिक विद्युत ऋणी, तो अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस होगा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो अधिक विद्युत ऋणी ही तो अधिक स्थायी होगा। अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस होगा तो अधिक स्थायी, और कम विद्युत ऋणी पर तो माइनस आ गया तो उससे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन घुसा सकता है। इसमें अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस है, ये अधिक स्थायी है। ओ पे अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस अधिक स्थायी हो सकता है। अब इसमें कार्बन पर माइनस है, कोई भी घुसा सकता है क्योंकि ये कम विद्युत ऋणी है, तो ये कम स्थायी है। तो फिनोक्साइड आयन की भले ही 5 अनुनादी संरचनाएं बने, पर उनमें फिनोक्साइड आयन की भले ही 5 अनुनादी संरचना है तो उनमें ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी से कम विद्युत ऋणी कार्बन पर हो रहा है, तो ये पहली अनुनादी संरचना ही अधिक स्थायी है, बाकी तो सभी कम स्थायी हैं। क्योंकि इनमें तो अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस है और बाकी इनमें कार्बन पर माइनस चला जाएगा। तो मतलब इससे ये बनेगी नहीं, क्योंकि ये अधिक स्थायी है, ये कम स्थायी है। मतलब फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं केवल दिखावे की हैं,
वास्तविकता तो ये है कि ये संरचना इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें O से अधिक विद्युत ऋणी से माइनस कार्बन पर जा रहा है, तो ये कम स्थायी है। अब इसकी अनुनादी संरचना देखो कार्बोक्सिलेट आयन की। इसकी अनुनादी संरचना में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर ही हो रहा है। मतलब दोनों अनुनादी संरचना अधिक स्थायी है, क्योंकि दोनों में माइनस आवेश अधिक विद्युत ऋणी पर है। वे अनुनादी संरचना अधिक स्थायी होती हैं जिनमें माइनस आवेश अधिक विद्युत ऋणी पर हो, ऑक्सीजन पर है जैसे। तो इसकी भले ही 2 अनुनादी संरचना है, पर इसकी 5 अनुनादी संरचना से भी अधिक स्थायी होंगी। इसकी 2 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी में हो रहा है, तो इसकी अनुनादी संरचनाएं दोनों स्थायी हैं अधिक। जबकि इनमें ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी से कम विद्युत ऋणी पर हो रहा है, तो इसकी पहली अनुनादी संरचना तो अधिक स्थायी है, बाकी सब कम स्थायी है। तो फिनोक्साइड आयन की भले ही 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, पर वे कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचना से कम स्थायी है, तो ये अधिक स्थायी है, तो ये अधिक अम्लीय है। अब हम आंसर कैसे देंगे? हम कहेंगे फिनोल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं, जिनमें फिनोल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। आगे कहेंगे जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। पहले ये बात करेंगे, फिर कहेंगे फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर होता है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। अतः भले ही फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, पर वे कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाओं से कम स्थायी हैं। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। जब ये अधिक स्थायी है तो ये अधिक अम्लीय होगा। तो आंसर मिल गया आपको कैसे लिखना है। तो इसको एक बार और समझें और इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन, और जैसे मैंने समझा है इसी तरह से सामने वाले को समझाएं, आपको फुल मार्क्स से मिलेंगे। तो इसका आंसर देते हैं। हम कहेंगे फिनोल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन फिनोल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। फिनोल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। फिनोल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, जिनमें पहले ये लिखते हैं फिनोल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्यवर्ती कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन के मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन की कितनी अनुनादी संरचना है? 2 अनुनादी संरचनाएं हैं। तो फिनोल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचना है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचना है। ठीक है, अच्छा आगे लिख सकते हैं फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर होता है। आगे लिख सकते हैं फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में
फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी फिनॉक्साइड आयन के अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से कहाँ होता है? कार्बन परमाणु पर होता है। से कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर होता है। कार्बन परमाणु पर होता है। ठीक है, तो ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युतऋणी ऑक्सीजन परमाणु से कम विद्युतऋणी कार्बन परमाणु पर होता है। क्लियर? जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। और आगे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। अतः कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं फिनॉक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाओं से अधिक स्थायी हैं। अतः कार्बोक्सिलेट आयन की 2 ही हैं, पर वे ज्यादा स्थायी हैं क्योंकि उनमें ऋणावेश कहाँ जा रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन की 2 ही अनुनादी संरचनाएं पर अधिक स्थायी हैं क्योंकि उनमें ऋणावेश कहाँ जा रहा है? अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर। अतः कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं फिनॉक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाओं से अधिक स्थायी हैं। फिनॉक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाओं से अधिक स्थायी हैं। अधिक स्थायी हैं, इसका मतलब ये निकला कि कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय है। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय है।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आंसर है इसका, पर समझ के लिखोगे तो समझोगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सही सिंपल आंसर है। वीडियो को पॉज करो दोस्तों और फटाफट इसे नोट करो। हाँ, तो ये नोट कर लिया, एक बार और देख लो। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? पेपर में आता है, फेमस क्वेश्चन है, समझोगे तो ही आंसर लिख पाओगे। एक बार और देख लो, उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ये फिनॉल है और फिनॉल का मध्यवर्ती बनता है जब ये H+ त्यागता है -H+, तो इसका मध्यवर्ती बनता है फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन है। ठीक है, अच्छा, इसमें अनुनाद है और इसकी कितनी अनुनादी संरचना है? 5। बना देता हूं। डबल बॉन्ड के साथ -1 अंतर पर है, माइनस के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की ओर ले जाते हैं, तो इस कार्बन पर कितने बंध बनेंगे? 5 नहीं बन सकते, तो इस कार्बन से जुड़े पाइबंद के इलेक्ट्रॉनों को अगले परमाणु पर शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से एक अनुनादी संरचना और बन गई, तो टोटल हो गई 2। यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा O, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो O का माइनस खत्म, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो इस तरह से 2 अनुनादी संरचना बन गई। सही है। फिर डबल बॉन्ड के साथ -1 अंतर पर है, तो माइनस के इलेक्ट्रॉनों को डबल बॉन्ड पर ले जाएंगे। इस कार्बन पर हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर पहले से 4 बंध बने हुए हैं, क्योंकि 2, 3 और 1 हाइड्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कार्बन पर बनेंगे 5 बंध। इस कार्बन पर 5 बंध नहीं बन सकते, तो इस कार्बन जुड़े पाइबंद के इलेक्ट्रॉन को अगले परमाणु पर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड O। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस कार्बन का माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये बन गई फिनॉक्साइड आयन की 3 अनुनादी संरचनाएं। फिर डबल बॉन्ड के साथ -1 अंतर पर है, तो माइनस के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की ओर। इस कार्बन पर जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस के आ जाएंगे, 5 बंध बनेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ सिंगल, यहाँ डबल बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O पहले से ही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ का माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये कितनी बन गई? 4, एक और बनेगी 5। डबल बॉन्ड के साथ -1 अंतर पर, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस कार्बन पर 4 बंध पहले से बने हुए हैं, 5 बंध बनेंगे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस कार्बन से जुड़े पाइबंद के इलेक्ट्रॉनों को अगले परमाणु पर शिफ्ट कर दोगे। तो इस तरह से फिनॉक्साइड आयन की ये 5 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। डबल, फिर यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल रह जाएगा, ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन जाने से ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो -8 आ जाएगा। तो इस तरह से फिनॉक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचना है। लिख सकता हूँ, ये फिनॉल है और ये फिनॉल का मध्यवर्ती फिनॉक्साइड आयन है, और इस फिनॉक्साइड आयन की ये कितनी अनुनादी संरचना है? 5 अनुनादी संरचना। ठीक है, अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका मध्यवर्ती, मतलब जब इससे H निकलता है तो इससे बनता है मध्यवर्ती RCOO-। ये है कार्बोक्सिलेट आयन, जिसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं होती हैं? 2। बना लेते हैं। यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ -1 अंतर पर है, तो माइनस के इलेक्ट्रॉनों को डबल बॉन्ड क्यों ले जाते हैं? इस कार्बन पर 4 बंध पहले से बने हुए हैं, 5 बंध बनेंगे, 5 नहीं बन सकते, तो इस कार्बन जुड़े पाइबंद के इलेक्ट्रॉनों को अगले परमाणु पर शिफ्ट कर दोगे। तो इस तरह से इसकी यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा O, दोनों इलेक्ट्रॉन गए, O का माइनस खत्म, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये है कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मध्यवर्ती ये कार्बोक्सिलेट आयन है, और कार्बोक्सिलेट आयन की कितनी अनुनादी संरचना है? 2। अच्छा, आगे मैंने बताया था ये कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं हैं।
कार्बोक्सिलेट आयन के अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युतीय ऑक्सीजन से अधिक विद्युतीय ऑक्सीजन पर हो रहा है, मतलब इनमें ऋणावेश अधिक विद्युतीय पर है, जबकि इनमें ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युतीय ऑक्सीजन से कम विद्युतीय कार्बन पर हो रहा है। तो इसकी चाहे दो ही अनुनादी संरचना है, पर ये क्या है, अधिक स्थायी। कार्बोक्सिलेट आयन की दो अनुनादी संरचना है, पर ये कैसी हैं, अधिक स्थायी, और ये कैसी हैं, कम स्थायी। और ये जब अधिक स्थायी हैं तो सीधी सी बात है, ये अधिक अम्लीय होगा। अधिक स्थायी अधिक बनता है, ये अधिक H+ त्यागेगा, जब भी तो ये अधिक बनेगा, ये अधिक H+ त्यागेगा, तो सीधी सी बात है ये अधिक अम्लीय होगा। और ये कैसा हो जाएगा, कम अम्लीय। तो इस तरह से भी इसको नोट कर लीजिए जिससे समझ में आ जाए आपके और ढंग से। वीडियो को पॉज करो, इस सब कुछ को नोट करो जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। हाँ तो दोस्तों ये आपने नोट किया। अब हम वापस पुनः रिएक्शनों पर आते हैं। हम फिनॉल की ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे जिनमें OH बंध टूटता है, और ऐसी मैं 3 अभिक्रिया आपको पढ़ा चुका था। सोडियम धातु से अभिक्रिया, दूसरी पढ़ाई थी NaOH से अभिक्रिया, तीसरी ग्रिग्नायर अभिकर्मक से। तो 3 अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे, A, B, C। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है फिनॉल का, या ऐसा कहूँ ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह भाग लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट D। रिएक्शनों पर आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जिंक धातु से अभिक्रिया। ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया उच्च ताप पर जिंक धातु से कराई जाती है, जिंक धातु भी नहीं, जिंक धातु का चूर्ण लेना है, मतलब पीस करके लेना है। जब फिनॉल की अभिक्रिया उच्च ताप पर जिंक चूर्ण से कराते हैं, ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया जिंक चूर्ण से करानी है उच्च ताप पर, तो यहाँ से ZNO निष्कासित हो जाता है, ZNO, और हमें प्राप्त होती है बेंजीन। बेंजीन ही तो बचेगी, यहाँ H रह जाएगा केवल, और सब जगह H जुड़ रहा हो तो ये क्या बन गई, बेंजीन, और साथ में क्या बनता है, ZNO। तो इसमें भी ये OH समूह ही भाग ले रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया उच्च ताप पर जिंक चूर्ण से कराने पर, या ZN चूर्ण से कराने पर उत्पाद क्या बनता है, बेंजीन बनती है, या बेंजीन। ठीक है, तो उत्पाद क्या बनती है, बेंजीन बनती है। इसमें एक अभिक्रिया और पढ़ लेते, चलो लगे हाथ। अमोनिया से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया करा रहे हो, अमोनिया से अभिक्रिया। ठीक है, तो हम फिनॉल की अभिक्रिया दोस्तों किससे कराने जा रहे हैं, अमोनिया से करा रहे हैं। जब फिनॉल की अभिक्रिया आप अमोनिया से कराते हो, ये फिनॉल है, इसको ऐसे बना रहा हूँ आपके समझने में आसानी रहेगी, और इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, HNH2 अमोनिया है, तो इसमें से जल का निष्कासन हो जाएगा और उत्पाद बनेगी एनिलीन। इसको ऐसे बना देता हूँ, क्या बनेगी, एनिलीन। ये एनिलीन है, बेंजीन से NH2 जुड़ेगा और जल निकल जाएगा। याद रखनी है, ये भी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें OH समूह भाग लेता है। ये अभिक्रिया 573 केल्विन ताप पर और ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो हम कह सकते हैं फिनॉल की अभिक्रिया 573 केल्विन ताप पर ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर उत्पाद एनिलीन बनती है। तो ये लिख सकते हैं फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया 573 केल्विन ताप पर ZnCl2 की उपस्थिति में ZnCl2 की उपस्थिति में NH3 से कराने पर उत्पाद एनिलीन बनती है।
तो हम फिनॉल की ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं जिनमें OH समूह भाग लेता है। याद रखने की कोशिश करनी है आपको इन रिएक्शनों को, इन दोनों को वीडियो पॉज करके आप फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं F PCl5 से अभिक्रिया। F कौन सी? PCl5 से अभिक्रिया ABCDEF आएगी है ना। PCl5 से अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया आप PCl5 से कराओगे, इधर देखो ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया PCl5 को ऐसे लिख सकते हैं PCl3 और ClCl। मैं हमेशा PCl5 को ऐसे लिखता आया हूँ। तो फिनॉल की अभिक्रिया जब आप PCl5 से कराओगे तो उत्पाद बनेगा क्लोरोबेंजीन POCl3 और अम्ल HCl। फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर ये बनता है। अगर आप फिनॉल आधिक्य में लेते हो, फिनॉल ज़्यादा लेते हो, तो वो निर्मित ये जो POCl3 बनेगा उससे क्रिया करने लग जाएगा। आपने अगर फिनॉल आधिक्य में लिया, फिनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C6H5OH, ये C6H5 ही है। इसको अपन आधिक्य में लेते हैं तो ये किससे क्रिया कर लेगा? POCl3 से। ठीक है, तो 3 HCl निकल जाएंगे। अगर फिनॉल आधिक्य में है तो वो POCl3 से अभिक्रिया करके 3 HCl निकल जाएंगे और बनेगा 3 तो बनेंगे ट्राइफेनिल है ना। और P से कितने ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे? 4। एक तो जुड़ा हुआ है 3 इसके, तो PO4 बन जाएगा। ये बनेगा ट्राइफेनिल फॉस्फेट, 3 फेनिल फॉस्फेट। बात को ढंग से समझने की कोशिश करो, संग में 3 HCl निकल जाएंगे। वह 3 HCl निकल गए तो P से 3 ऑक्सीजन जुड़ गए ना, P से 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 3 यहाँ के जुड़ जाएंगे PO4 और C6H5 का होल थ्राइस। तो अपन ये कह सकते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर क्लोरोबेंजीन POCl3 व अम्ल HCl बनता है। यदि फिनॉल आधिक्य में लेते हैं तो वह निर्मित POCl3 से अभिक्रिया करके उत्पाद ट्राइफेनिल फॉस्फेट बना लेता है। ठीक है, तो ये बात अब लिख सकते हैं, फिनॉल PCl5 से अभिक्रिया द्वारा, फिनॉल PCl5 से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद क्लोरोबेंजीन, उत्पाद क्लोरोबेंजीन कॉमा POCl3 व अम्ल HCl बनाता है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, यदि फिनॉल आधिक्य में लेते हैं, यदि फिनॉल आधिक्य में लेते हैं यदि फिनॉल आधिक्य में लेते हैं तो यह निर्मित POCl3 से अभिक्रिया द्वारा ट्राइफेनिल फॉस्फेट बना लेता है। बना लेता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो।
हाँ, तो ये आपने नोट करी। अब हम अग्नि पढ़ते हैं ईथर निर्माण। ये ऐसी अभिक्रियाएं समझ चल रही हैं जिनमें OH समूह भाग लेता है फिनॉल का। जी पढ़ोगे ईथर निर्माण। ईथर निर्माण, इसमें आपको करना क्या है, जो आपके पास फिनॉल है उसकी अभिक्रिया पहले NaOH से करानी है। ठीक है, तो देखो फिनॉल तो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ये अभिक्रिया आपने पहले पढ़ी है। तो इसमें से जल का निष्कासन हो जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा -H2O, और क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, है ना। अब इसकी अभिक्रिया आपको एल्किल हैलाइड से करानी है। किससे करानी है, एल्किल हैलाइड से। तो इसमें से NaX निकल जाएगा और उत्पाद बनेगा ईथर। ईथर ये, इसमें ऑक्सीजन से एक तरफ एल्किल समूह और एक तरफ एरिल समूह, बेंजीन वाला, इसको एरिल समूह कह सकते हैं। तो ये ईथर बनेगा और संग में NaX बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया पहले NaOH से, जैसे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराने पर, NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिनॉक्साइड बनता है, जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा ईथर निर्माण करता है। क्लियर, जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा ईथर बनाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया फिनॉल से ईथर बनाने का। एक तरीका और बताता हूं इसमें, अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन से कराएं, किससे, डाईएजोमेथेन से, तो भी ईथर बनेगा। तो फिनॉल की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर ईथर बनता है। अगर फिनॉल की अभिक्रिया हम डाईएजोमेथेन से कराते हैं तो भी ईथर बनता है। देखो कैसे, ये फिनॉल है, आपको पता ही है, ये OH, O- और H+ अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये डाईएजोमेथेन है, CH2N डबल बॉन्ड N, ये डाईएजोमेथेन है। तो फिनॉल के अभिक्रिया डाईएजोमेथेन से करा रहे हैं तो ये बंद ऐसे टूटेगा, ये इसको ऐसे तोड़ लेते हैं यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये पूरा बंद टर्न होकर के यहाँ चला जाएगा, तो N2 गैस निकल जाएगी एक। तो N2 गैस, ये बंद दो जगह से टूटा ना, ये यहाँ से और यहाँ से, तो ये बंद टर्न होकर के यहाँ गया N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब N2 गैस। तो यहाँ से क्या बचेगा, CH2, उससे H+ जुड़, वो CH2 इससे जुड़ करके यहाँ क्या बना लेगा, CH3। ये ऐसे समझ लो, उस CH2 से H+ जुड़ जाएगा, ये बंद टूटेगा, CH2 से H+ जुड़ करके क्या बन जाएगा, CH3+, वो यहाँ वापस आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर O से एक तरह से कौन जुड़ जाएगा, CH3। डायरेक्ट देख लो या ऐसे कर लो, डायरेक्ट CH2+ को यहाँ जोड़ दो, ये CH3 बन जाएगा। सही है, तो ये एक ईथर है, O से एक तरफ एल्किल और एक तरफ एरिल समूह, इसका नाम है मेथिल फेनिल ईथर, सामान्य नाम है इसका। बड़ी अजीब सी रिएक्शन है, तो ढंग से देख लेना। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और दोस्तों इसे फटाफट नोट करो।
ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे अब अपनी नेक्स्ट एस्टर निर्माण, H, एस्टर निर्माण। ये एल्कोहलों में भी पढ़ी थी हमने, एल्किल एल्कोहलों में भी पढ़ी थी। एल्किल एल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है। अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हैलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं तो उत्पाद एस्टर बनता है। वहाँ भी ऐसी पड़ी थी, एल्किल एल्कोहल की अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं एस्टरीकरण, एसिटिल क्लोराइड से अम्ल हैलाइड से कराते हैं, ध्यान करो, एसिलीकरण, उत्पाद एस्टर बनता था। तो हम लिख सकते हैं फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल कोमा, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हैलाइड व एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर उत्पाद एस्टर बनता है। देखो ये बिल्कुल अभिक्रिया आपने एल्किल एल्कोहल की पढ़ी है, बिल्कुल डिटो उसी तरह की है। फिनॉल लिया आपने और फिनॉल की अभिक्रिया में मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल से पढ़ रहा हूँ, वहाँ एल्किल एल्कोहल की पढ़ी थी आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल से, जिसका नाम पढ़ा था आपने एस्टरीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं RC≡OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसमें से यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH और इसमें से H, ये भी फिनॉल की OH बंध के टूटने वाली अभिक्रिया है। ध्यान करो ये उत्क्रमणीय है, H+H2 की उपस्थिति में होती है। उत्पाद बनेगा एस्टर, ये एस्टर है का एस्टर बनेगा OC≡OR और संग में H2, ठीक है, ये एस्टर बनेगा। क्लियर? अच्छा, फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम अम्ल हैलाइड से कराते हैं, अम्ल हैलाइड जानते हो जिनमें COX समूह हो और एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो HX निकलेगा। यह अभिक्रिया आप ध्यान करो एल्किल एल्कोहलों में भी पड़ी है, प्रिडीन क्षार की उपस्थिति में होगी और उत्पाद बन जाएगा एस्टर OC≡OR + HX। ये भी एस्टर है। एस्टर उनमें कहते हैं जिनमें OC≡O समूह हो और O से कोई एल्किल या एरिल समूह जुड़ रहा हो, वो एस्टर ही है सब। इसी प्रकार अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3 C≡O इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये सभी OH बंध के टूटने वाली अभिक्रिया हैं। इसमें एसिटिक अम्ल बनेगा और एस्टर बनेगा। ये भी प्रिडीन क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में अम्ल आसानी से निकल जाएगा और उत्पाद एस्टर बनेगा। ये बेंजीन रिंग लिया ढंग से बना लेना, OC≡OCH3, ये एस्टर बन जाएगा OCOCH3 और बीच में से क्या निकल जाएगा CH3COOH, तो एस्टर बनेगा। तो ये तीनों ही अभिक्रियाओं में उत्पाद एस्टर बनेगा। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करें दोस्तों और फटाफट इसे भी नोट करें। और अब एक और अभिक्रिया पढ़ते हैं। ये ऐसी अभिक्रिया चल रही है फिनॉल की जिनमें OH समूह भाग लेता है, और ऐसी लास्ट अभिक्रिया और पढ़ते हैं एक और, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया। आई अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया।
मतलब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो अम्ल के साथ है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया ठीक है। तो फिनॉल लिया है, फिनॉल जो है हाँ, तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम अभिक्रिया कराएंगे। ये फिनॉल है, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब है अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। और आपको कभी मैंने बताया था अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकारक होता है, ये ऑक्सीजन देता है जो इसका ऑक्सीकरण करती है। और जब फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो डायरेक्ट याद रखो दोस्तों, इस तरह का उत्पाद बनता है, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल के ऑक्सीकरण से बेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता है? अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले याद रखो। फिनॉल की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराने पर उत्पाद बेंजोक्विनोन बनता है। ये फिनॉल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक है, यह फिनॉल का ऑक्सीकरण कर देता है। तो हम कह सकते हैं अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा फिनॉल के ऑक्सीकरण से बेंजोक्विनोन बनता है। अब ये कैसे बनता है इसको भी समझाऊंगा मैं ना, पर आप पहले इसे नोट करें, फिर इसको मैं समझाता हूं आपको कि इससे ये कैसे बना। बंद देख लो इसमें कैसे लग रहे हैं, ये ऑक्सीजन है ना, यहाँ एक बार नोट करो, फिर आपको समझाता हूं ये कैसे बना है। कर लिया नोट? फटाफट करो। अब आपको समझाता हूं, देखो ये कैसे बना। ठीक है, अब देखो इधर सामने, समझो ढंग से देखो। आपको करना क्या है, देखो कैसे हुआ। ये फिनॉल है, फिनॉल में ऐसे होता है, अनुनादी संरचना ऐसे चलती है ना, O पे लोन पेयर होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ आएंगे। तो इस तरह से एक अनुनादी संरचना ये बनेगी। OH, O पे क्या आवेश आएगा? प्लस। दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो O पे, ये लोन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो O का एक इलेक्ट्रॉन दूर जाने से O पे प्लस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ ये इस तरह बन जाएगा। फिर नेक्स्ट अनुनादी संरचना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, OH प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। एक H प्लस यहाँ पहले से, हाइड्रोजन पहले से जुड़ रहा है, तो फिर यहाँ से क्या होगा कि यहाँ का H प्लस हट करके यहाँ से H प्लस हटेगा, और जब यहाँ H प्लस हटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से O का प्लस खत्म हो जाएगा, और ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। तो फिनॉल इस तरह की संरचना में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीजन देता है, तो एक ऑक्सीजन इसमें से H2 निकाल के ले जाएगी। सही है, तो एक तरह से यहाँ दो आधे बंद बचे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन बचे। फिर दूसरी ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन कौन दे रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। वो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगी और इस तरह से ये बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैंने तुमसे शुरू में कही थी, ध्यान करो कि फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर वो गुलाबी हो जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि फिनॉल को जब वायु में खुला छोड़ते हो तब भी फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है और इससे बेंजोक्विनोन बनता है और ये गुलाबी रंग का होता है। तो फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर वो गुलाबी हो जाता है, उसका कारण भी यही है, फिनॉल का ऑक्सीकरण। और आप समझ सकते हो अब कि फिनॉल के ऑक्सीकरण से किस तरह से बेंजोक्विनोन बनता है। दोबारा देख लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस आ गया, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस आ गया। अब ये H प्लस निकल जाएगा यहाँ से, तो H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ पहले से ही है, दो H हो जाएंगे यहाँ पर। एक ऑक्सीजन दोनों H हटा देगी और दूसरी ऑक्सीजन वहाँ पर जुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये बन जाएगा बेंजोक्विनोन।
क्लियर? तो अब ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब आप पढ़ोगे, ये फिनॉल की आपने ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं जिनमें OH समूह भाग लेता है। अब फिनॉल की आप ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ोगे जिनमें बेंजीन वलय भाग लेती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब हम आपसे दोस्तों विदा लेते हैं और अगली क्लास में हम आपके सामने ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे फिनॉल की जिनमें बेंजीन वलय भाग लेती हैं। ओके।